तारीख को फिजिक्स 12 का एग्ज़ाम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी प्रेशर रिलीज करने के लिए टॉपिक वाइज फार्मूला बना रहा हूँ। आज का फार्मूला है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और उसके साथ मूविंग चार्जेस भी हैं। तो मूविंग चार्जेस तो मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर ही आ जाता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ से। आप फिगर देख पा रहे हो, एक करंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हो एक डीएल है, करंट एलिमेंट डीएल है, करंट आई फ्लो हो रहा है। ये आपकी जो पॉइंट है, पॉइंट का डिस्टेंस आर है। सबके सिंबल समझो आप। करंट आई हो गई, आपकी करंट एलिमेंट की लेंथ डीएल हो गई, और ये जो थीटा है, ये एंगल किसके बीच आप फिगर में देख पा रहे हो, थीटा है एंगल बिटवीन आर एंड डीएल। देखो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड डीएल। अगर आप सिंबल ठीक से पिक करते हो तो आप सारी चीज़ आराम से कर लोगे। तो थीटा है एंगल बिटवीन आर एंड डीएल, मतलब करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल। अब क्या करते हैं हम, बायोट-सेवर्ट लॉ का जो रिलेशन होता है कैसे होता है, देखो फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो अगर हम सबको एक साथ कंबाइन कर दें तो आपका बायोट-सेवर्ट लॉ बनता है। ये देखो, डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो के लग जाता है, और यहाँ पर के है एक कांस्टेंट। क्या होता है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू हम एसआई यूनिट में क्या लेते हैं, ये देखो एसआई यूनिट में हम के की वैल्यू लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और उसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, और यूनिट आपको साथ में लगा देना है। अब देखो क्या होता है कि म्यू नॉट अपॉन पाई की वैल्यू बहुत बार क्वेश्चन पेपर पर दिया होता है और बहुत बार एग्ज़ाम में दिया होता है और बहुत बार नहीं दिया होता है। म्यू नॉट आप सबको पता ही है, परमिएबिलिटी होती है फ्री स्पेस की। तो यानी बायोट-सेवर्ट लॉ को अगर हम आराम से याद रखें तो ये आपकी फाइनल हो गई, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सारे सिंबल की मीनिंग जरूर याद रख लो, फिगर को भी ध्यान में रखो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगर हम लोग ध्यान दें कि टेस्ला होता क्या है, तो यहीं से डिराइव हो जाती है। देखो यहीं से टेस्ला डिराइव हो जाता है। कैसे, 1 टेस्ला इज 10⁻7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ। तो क्या होता है, वो तो ऊपर आप जब सब कुछ पुट करोगे ना, आपके पास देखो फॉर्मूला है ना डीबी का। डीबी के फॉर्मूला में अगर आप आई के प्लेस पर 1 एम्पियर रख देते हो, डीएल को 1 मीटर रख देते हो, आर को 1 मीटर, थीटा को 90 डिग्री। जब थीटा 90 रखोगे साइन 91 हो जाएगा। जब सारे वैल्यू रखोगे तो डीबी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगी, और वही आखिर अल्टीमेटली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की तो वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। तो ये 1 टेस्ला की डेफिनेशन आपको मिल जाती है। बहुत बार क्या होता है, बायोट-सेवर्ट लॉ के साथ साथ 1 टेस्ला की डेरिवेशन पूछ लेते हैं, मतलब फील्ड की एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, और उसका डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो एक फिगर देख पा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। तो आपको फॉर्मूला सबसे पहले याद रख लेना। फॉर्मूला देख पा रहे हो क्या है, फॉर्मूला है आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। अब आप ध्यान से देखना कि φ1 और φ2 एंगल एंड से कैसे बन रहे हैं। पॉइंट P देख पा रहे हो आप, देखो पॉइंट P है, और जो एंगल है उसको आप फिगर से याद रखो कि φ1 और φ2 कौन से एंगल। देखो ये एंगल φ1 है आपकी, ये वाली एंगल φ1 है, और इधर वाली एंगल φ2 है। और यहाँ पर A क्या है, देखो A OP का डिस्टेंस है। आप ध्यान से देखो OP की वैल्यू कितनी है, A है, मतलब QP है, बल्कि वो OP यहाँ फिगर में QP लिखी हुई है। तो ये आपको फिगर से थोड़ी याद रख लेनी चाहिए। तो सारे सिंबल की मीनिंग आपको याद रखना। I करंट है, A डिस्टेंस है पॉइंट का सेंटर से, QP। और अगर हम इन सारी बातों को याद रखें तो फॉर्मूला क्या बनता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब φ1 φ2 की वैल्यू आपकी कभी कभी गिवन होती है, और बहुत बार स्पेशल केसेस लगते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, स्पेशल केसेस का आता है। जैसे आपको हेडलाइन तो ये लिखी होगी, क्या लिखी हुई हेडलाइन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये लिखी होगी। लेकिन उसमें क्या होगा, बीच में वो लोग ये बोल देंगे कि जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P मिडिल, कंडक्टर के मिडिल में है। देखो ध्यान से समझो, पॉइंट P इज एट द मिडिल ऑफ द कंडक्टर, नियर द मिडिल ऑफ द। तो उसमें दोनों एंगल 90-90 हो जाते हैं। कौन से, φ1 और φ2 दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, 90। तो जब φ1 की जगह आप 90 डालोगे, साइन φ2 साइन 90, तो आप देखो क्या बन जाता है, साइन φ1 साइन 90, साइन φ2 भी साइन 90। तो ये 1 + 1 2 बन जाता है। ये क्या बन जाता है फाइनली, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और साइन 90 + 90 1 + 1 2 बन जाता है। जब इसको सॉल्व करते हो
तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाती है। क्या मिल जाता है? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। तो मेरी एक हम्बल सजेशन है आप सबको कि आप क्या करो, याद रखो कि अगर मिडिल में पॉइंट है, कंडक्टर है हमारा, करंट कहीं कंडक्टर है और मिडिल में है पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए फील्ड पूछ रहे हो वो पॉइंट मिडिल में कंडक्टर के, तो आप सीधा सीधा याद रख लो। क्या याद रख लो? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, देखो रटो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। और a क्या होता है? रेडियस नहीं, ध्यान रखना। यहाँ a क्या है? यहाँ p का डिस्टेंस है पॉइंट से, q पॉइंट से। अब क्या होता है कि कभी कभी वो a नहीं लिखकर r भी लिखते हैं, लेकिन सिंबल बदलने से कुछ नहीं होता, आप मीनिंग समझ कर रखो हमेशा। तो अब आते हैं हम लोग कि अगर वो एंड में है, वही पॉइंट क्या है, p पॉइंट हमारा मिडिल में नहीं एंड में, तो फॉर्मूला बदल कर क्या हो जाता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। तो आप रिजल्ट याद रख लो तो सबसे अच्छा, और अगर रिजल्ट याद नहीं रखो तो आपको डेराइव करनी होगी। अगर एंड में पॉइंट हुआ तो φ1 की जगह पर 90 डिग्री पुट करेंगे और φ2 की जगह पे 0। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे किस फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में, ऊपर वाला जो फॉर्मूला देख पा रहे हो, φ1 की जगह आप क्या पुट कर दोगे? 90, और φ2 की जगह क्या पुट कर दोगे? 0 डिग्री। तो साइन 90 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद फाइनली क्या मिलेगी? ये मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब हम लोग आते हैं कि अगर स्पेशल केस थर्ड में, अगर हमारा एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट P बिल्कुल वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो वहाँ पर जो फाइनल डेरिवेशन होकर आता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a² प्लस l²। ये कैलकुलेशन से आती है, थोड़ी ट्रिगो वगैरह लगाना पड़ता है। तो ये रिजल्ट अगर याद रखते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरी डेरिवेशन होती है। डेरिवेशन में ऐसे होता है, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होने पर ऐसे हो जाएगा। देखो ये कैसे कैसे हो जाएगा, आप ध्यान दो। ये वाली a है हमारी, देखो ये वाली a है, और ये आधा है ना, l/2 हो जाएगा। बोलो ये क्या हो जाएगा? l/2। और ये हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज होगी a² प्लस l/2 होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाला। ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस l/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम पूरी कैलकुलेशन करें तो हमारी वैल्यू साइन फाई की मिल जाती है। और साइन यहाँ क्या होता है? मिडिल में होने पर φ1 φ2 दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब ध्यान से देखो, φ1 और φ2 दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो साइन फाई प्लस साइन फाई हो जाता है 2 साइन फाई। ये 2 साइन फाई, और हम ट्रिगो से साइन फाई निकाल कर पुट करते हैं। तो आज मेरा पर्पस डेरिवेशन नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a² प्लस l²। ये आप कब लगाते हो? जब हमारा पॉइंट करंट करेंगे कंडक्टर के लिए, जब हमें फील्ड निकालना पड़ता है और पॉइंट हमारा कहाँ होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर आप 1 लूप का करते हो, कॉइल 1 लूप का है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है? आप देखो, म्यू नॉट b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यहाँ पर r हमारा रेडियस है, देखो इस फिगर में r हमारा सर्कुलर लूप का रेडियस है, i हमारा करंट है। लेकिन अगर उस लूप में n टर्न्स हैं, उसी लूप में कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो फॉर्मूला हो जाता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन आपकी 2r हो जाती है। फॉर्मूले में सिर्फ n लग जाता है, फॉर्मूला वही रहता है। नेक्स्ट हेडलाइन पे चलते हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। अब क्या है, पीछे वाले में सेंटर बोल रहे थे, आप ध्यान रखो, पीछे वाले में बोल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, और इस बार बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैट में ठीक से डेरिवेशन पढ़ा तो उससे मिलती जुलती फिगर लग रही है। तो आज का टारगेट हमारा कोई डेरिवेशन करना तो है नहीं, इसलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लें कि आप फिगर देख पा रहे हो। इस फिगर में आप क्या देख रहे हो? एक पॉइंट है जो एक्सियल लाइन के ऊपर है, आप देख पा रहे हो, एक पॉइंट है जो एक्सियल लाइन पर है। तो इसमें आप सारे मीनिंग समझो कि कौन सी मीनिंग। देखो, r पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द कॉइल से, आप देख पा रहे हो r क्या है? ये वाली देखो r है ना, ये वाली r है। r क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉइल है। और a क्या है? आपकी रेडियस ऑफ द कॉइल। आप ध्यान से देखो, फिगर से देखो, a क्या है? रेडियस ऑफ द कॉइल, और r क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। इसी तरह थीटा है, ये एंगल थीटा तो नहीं, फाई लिखी हुई है, तो फाई एंगल आप देख पा रहे हो किसके बीच है? आप देख पा रहे हो s वेक्टर और r वेक्टर के बीच है। तो आप अगर जब
डिराइव करते हो पूरी लंबी स्टोरी, पूरी डेरिवेशन के बाद जो आपको रिजल्ट मिलती है, आपको अभी रिजल्ट से मतलब है, पूरी डेरिवेशन से भी मतलब नहीं है। देखो रिजल्ट क्या है, देखो रिजल्ट है ऐसे फील्ड का जो एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर जो फील्ड होती है वो होता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3 अपॉन 2। अब क्या होता है, इसी के डिफरेंट डिफरेंट केसेस पूछते हैं। अगर एन टर्न्स है तो आप देख पा रहे हो एन से मल्टीप्लाई हो गया, फॉर्मूला वही रहा, सिर्फ एन से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होता है, कभी कभी हम स्पेशल केसेस समझने ज़रूरी होते हैं। क्यों कि स्पेशल केसेस में क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते और ओरिजिनल फार्मूला लिखकर परेशान हो जाते हैं। अगर सेंटर ऑफ द करंट लूप है तो आर वहाँ पर क्या होगा, खुद ही देखो, ये देख लो आर की वैल्यू, ये पी का डिस्टेंस है, सेंटर से पी का डिस्टेंस स्मॉल आर है, लेकिन अगर ये सेंटर पर ही हो जाए, यहीं पे हो जाए ये पॉइंट, तो ये आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर पॉइंट पी जो बाहर वाला पॉइंट पी है अगर लूप के सेंटर पर आ जाए तो क्या होगा, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पे आर 0 पुट करो, इसमें आप 0 पुट कर दो आर की जगह, अगर आर को 0 पुट कर दे तो इसमें, तो ये क्या बन जाती है, देखो ये बन जाता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एन। अगर आप पुट करते हो तो कैलकुलेशन कैसी होती है, देखो कैसी होती है। मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पर लिखता हूँ, देखो आप ध्यान से देखना, ये देखो इससे डेरिवेशन कर रहा हूँ। बी इज इक्वल टू क्या होगा, अगर आर को 0 रख दूँ, आर इक्वल टू 0 रखने पर, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, आर की जगह 0 रखा तो ए स्क्वायर हो गया और ये 3/2 हो गई, ये 2 और 2 कट गए, तो आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया, जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हो, यहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ स्पेशल केस का, वो काट कर ऐसा फॉर्मूला बन गया। फिर क्या हुआ, उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, देखो ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ए से डिवाइड भी कर दिया एरिया से। अगर एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होती है, देखो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a तो है। अब इसको आप एरिया से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो तो a की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू होती है पाई ए स्क्वायर, मतलब a यहाँ पर रेडियस है, a क्या है, पाई ए स्क्वायर रेडियस है। तो जब आप पूरा लगा कर कैलकुलेट करोगे तो आपको b की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी। तो अगर ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद नहीं आता, नो इशू, आप ओरिजिनल वैल्यू याद रखो और उसी का यूज करके थोड़ा सा ट्विस्ट करके एग्जाम में यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल में। अब देखो नेक्स्ट क्या है, उसी में अगर एन टर्न्स है तो एन लग गई है, और अगर मान लो अगर आपका एक्सियल पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है कॉइल से तो आर की वैल्यू ए से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और इस केस में हम ए को ही नेगलेक्ट कर देंगे। कौन सा, देखो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूला में यहाँ पर ए को ही नेगलेक्ट कर देंगे। तो ए को जब 0 कर दोगे, कब किस केस में ए को नेगलेक्ट करेंगे, रेडियस को कब नेगलेक्ट करेंगे, जब हमारा डिस्टेंस पी का जो स्मॉल आर है वो सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो ए के कंपैरिजन में, तो हम क्या करेंगे, ए को 0 पुट करके नेगलेक्ट करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ से अगर हम नेगलेक्ट करेंगे तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम ए को ही 0 पुट कर दें तो देखो क्या होता है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन, ये मैं आर को ही 0 पुट कर देता हूँ, 0 स्क्वायर, या आर को नहीं, इस बार तो ए को करना है क्योंकि आर बहुत बड़ा है तो आर को तो करेंगे नहीं, ए को 0 कर दिया तो 3/2 ही पावर कट गया, तो फाइनली क्या बना, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन, ये बन गया 2r³। और इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो थोड़ा सा। तो इस तरह से स्पेशल केसेस आते हैं। इसी तरह अगर कभी आर और ए इक्वल हो जाते हैं, एक केस और बन जाता है, अगर आर और ए आपस में इक्वल हो जाते हैं तो एक और केस बन जाती है, आप देख पा रहे हो। तो इस तरह केसेस तो हम कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। अब देखो हम लोग नए पॉइंट पर आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, मूविंग चार्जेज भी इसी में, इसी वीडियो में भी थोड़ी देर के बाद मूविंग चार्जेज है, और मूविंग चार्जेज आपके लिए दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में भी सपोर्ट करता है, केस स्टडीज़ में सपोर्ट करता है, न्यूमेरिकल में भी सपोर्ट करता है, और कहीं भी सपोर्ट कर सकता है। तो मूविंग चार्जेज भी इसी वीडियो में, आप वीडियो पर बने रहें। आप थोड़ा सा टाइम इसलिए लगाना चाहिए आपको क्योंकि आपकी ये चैप्टर बिल्कुल थॉरो हो जाएगी, रटा जाएगा। तो आप क्या करो, देखो सोलेनॉइड का स्ट्रेट सोलेनॉइड देख पा रहे हो, स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए बी का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई होता है, नंबर ऑफ टर्न है, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ डेरिवेशन तो पूरा नहीं समझा रहा हूँ। अब हम आते हैं कि अगर एंड में हो, अगर एंड का हो, ये आपकी कहाँ की थी, अब देखो ये पहला वाला कहाँ का था,
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड था, जो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई था, वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्टेट सोलेनॉइड था। लेकिन अगर एंड में हो तो एंड में आधा होता है, हाफ हो जाता है, हाफ म्यू नॉट एन आई करंट हो गई, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गई, यूनिट लेंथ की नंबर ऑफ टर्न। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ है, देखो ध्यान से, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। तो ये डेरिवेशन पूरी दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब देखो टोरॉइडल सोलेनॉइड, जो सर्कुलर टाइप का सोलेनॉइड होता है, उसका क्या होता है, उसमें 3 रिजल्ट आप याद रखो। अगर ओपन स्पेस इंटीरियर में कोई है, देख रहे हो, इंटीरियर में अगर कोई सोलेनॉइड के अंदर कोई ओपन स्पेस है तो वहाँ पर फील्ड कितनी होती है? 0। आप याद रख लो। देखो क्या याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड, तो ये 0 हो जाता है। सेकंड पॉइंट, अगर वो इनसाइड है, पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाती है? म्यू नॉट एन आई। और अगर वही आउटसाइड एक्सटीरियर में जाकर, कहाँ है? एक्सटीरियर में है, तो भी फील्ड 0 हो जाती है। तो आपने 2 चीज़ देखा, इंटीरियर में भी 2 जगह 0 हो जाती है, एक बार इंटीरियर में हुआ, दूसरी एक्सटीरियर में हुआ, और इनसाइड द टोरॉइड अगर कॉइल के अंदर है तो म्यू नॉट एन आई हो जाती है। अब फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रिलेशन एक बार याद दिला दूं कि जब कोई किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज को मूव कराते हैं, आप फिगर में देख पा रहे हो, चार्ज की वेलोसिटी भी है, देख पा रहे हो, एक चार्ज मूव कर रहा है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चार्ज रखी हुई है, यहाँ पे चार्ज क्यू रखी हुई है और मूव कर रहा है। यहाँ की चार्ज क्यू प्लस चार्ज क्यू है, जो वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, और थीटा एंगल बनाकर फील्ड के साथ कौन सी एंगल बना रहा है? थीटा के एंगल। तो 3 रिलेशन होते हैं, पहले फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। सबकी मीनिंग समझना है, बी फील्ड है, क्यू चार्ज है, और थीटा किसके बीच का एंगल? आप ध्यान से देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। थीटा किसके बीच का एंगल है? बोलो, वी एंड बी, ध्यान दो, वी एंड बी। तो जब आप ये तीनों रिलेशन लगाओगे तो आपको एक फॉर्मूला डिराइव होकर के मिलेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जिसको वेक्टर में लिखते हैं क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो आप ये यूज कर सकते हो आराम से, जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से। स्पेशल केसेस ज़रूर याद रखना चाहिए। अगर वेलोसिटी 0 है, स्टेशनरी है, चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, तो फोर्स 0 हो जाएगी। 180 है तो भी फोर्स 0 हो जाएगी। अगर एंगल 0 है तो भी फोर्स 0 हो जाएगा। 0 हो, 180 हो, या वेलोसिटी 0 हो, यानी कि चार्ज मूव ही नहीं कर रहा हो, तो फोर्स 0 हो जाएगी। अगर थीटा 90 है तो आपकी मैक्सिमम फोर्स होगी क्यू वी बी, क्योंकि साइन 91 होता है। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, अ चार्ज पार्टिकल एक्सपेरियंसेस मैक्सिमम फोर्स इफ़ इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये सब रिजल्ट आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़रूरी है, छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग बात करते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप सबसे पहले देखो, ये पुराना ही फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा यूज करेंगे। किस बात के लिए? मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। फोर्स तो वही है क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन इसमें एक हम लोग खास काम क्या करने जा रहे हैं कि इस फोर्स के लिए जब चार्ज मूव कर रहा होता है किसी फील्ड में, तो जो सर्कुलर मोशन होती है उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर जाता है? मैग्नेटिक फोर्स के। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप जानते हो mv स्क्वायर अपॉन आर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? क्यू वी बी होती है। तो अगर हम ऐसे करें कि हम mv स्क्वायर अपॉन आर को क्यू वी बी से इक्वेट करें, तो आप ध्यान दोगे कि r की वैल्यू v से v स्क्वायर कट जाती है, तो r क्यू बी इज इक्वल टू एम भी हो जाता है। और इसी से जब हम करते हैं तो नया फॉर्मूला क्या मिलता है? आर इज इक्वल टू एम वी अपन क्यू वी। ये आपको बिल्कुल रट के रखना है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। मूविंग चार्ज का क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं कि रेडियस बता दो सर्कुलर लूप का। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कुछ भी नहीं है। टाइम पीरियड क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ सर्कुलर मोशन है तो डिस्टेंस क्या होगी? जब सर्कुलर मोशन होता है तो डिस्टेंस टू 2πr होगा ना। आप ध्यान से देखो, सर्कुलर मोशन के लिए डिस्टेंस 2πr है। तो अगर हम टाइम पीरियड को ऐसे करें 2πr अपॉन वी करें, तो देखो r की वैल्यू पीछे से लगा दो आप, तो 2π अपॉन वी इंटू ये आर की जो वैल्यू है वो पीछे हमारा जो आया है वहाँ से पुट कर दो, 2π अपॉन वी इंटू ये हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा?
जब आप सॉल्व करोगे तो वो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया है काट कर वो मिल जाएगा। क्या मिलेगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा काटने के बाद, पुट करने के बाद ये दो फार्मूला मिल जाएगा। एक मेन है 2πm/qv, ये सॉल्व करके आ रहा है, ठीक है, कट करने के बाद। तो अब फ्रीक्वेंसी है, तो टाइम पीरियड जिन बच्चों को याद है फ्रीक्वेंसी में क्या प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सबको पता है, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। और ये खास बात है, कभी कभी आपको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ये जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो यहाँ मूविंग चार्ज का, जब मूविंग चार्ज किसी फील्ड में मूव कर रहा होता है तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है रेवोल्यूशन की, वही तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। तो अगर एग्जाम में साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आती है तो आप यही यूज करना। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें देखो आपका फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है, F = I/L/B sin थीटा। सबकी मीनिंग समझो, I तो करंट है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, थीटा क्या है, किसके बीच का एंगल है वो देख लो। थीटा आपकी एंगल किसकी बिटवीन है, देखो पढ़ो तो, थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लो ऑफ करंट, ध्यान रखना। करंट और आई और बी के बीच का एंगल है, आई एंड बी के बीच का एंगल है थीटा, ध्यान रखो। थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड फील्ड। तो अगर हम ये फॉर्मूला याद रख लेते हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम सिर्फ याद रख लेते हैं F = I/L/B sin थीटा, तो हमें सब कुछ दिमाग में रहता है। थीटा 0 हो या 100t हो, साइन 0 0 हो जाता है तो फोर्स 0 हो जाएगी। अगर हमारा थीटा 90 होगा, साइन 90 1 होने के कारण मैक्सिमम फोर्स होगा I/L/B। और इस तरह आपको कभी मैक्सिमम फोर्स पूछेंगे, कभी मिनिमम। मैक्सिमम फोर्स I/L/B हो जाता है, मिनिमम फोर्स 0 हो जाती है। मिनिमम तब होता है जब थीटा 0 होती है। थीटा 0 होने का मतलब करंट फील्ड के पैरेलल फ्लो हो रहा है, ये भी आप पकड़ के रखो कि थीटा 0 होने का मतलब करंट इज फ्लोइंग पैरेलल टू द फील्ड, और थीटा 90 होने का मतलब करंट इज फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ट्रिक ये है कि चाहे करंट आपका सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, फॉर्मूला यही होता है। फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है कि अगर यूनिट लेंथ के लिए देखोगे फोर्स, अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं, चाहे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर पर यूनिट फोर्स निकालोगे, पर यूनिट लेंथ, तो होगा F = μ0 I1/I2/2πr। इसमें r डिस्टेंस बिटवीन द, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स है इसमें r, और I1 I2 दो करंट हैं। अगर हम इसको पूरी लेंथ के लिए करें तो L से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कुछ खास नहीं, यूनिट लेंथ को L से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे आते हैं टॉर्क, सबसे इंपॉर्टेंट है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। होप करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, आपका टाइम बच रहा होगा। आप वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में कुछ लीजिए। और 20 तारीख को आपका पेपर है, वीडियो को पूरा देखिए। और आपके लिए दूसरा फॉर्मूला भी तुरंत लेकर आ रहा हूँ, 20 तारीख के अंदर जितनी कवर कर पाऊंगा मैं कर दूंगा। अब देखो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप, तो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, देखो आई करंट है, ए और बी कॉइल की साइड्स हैं, कॉइल PQRS आप फिगर में देख पा रहे हो, एक कॉइल है फिगर में देख पा रहे हो PQRS। तो PQRS जो कॉइल है उसकी लेंथ A है और ब्रेथ B है, आई करंट है, थीटा एंगल बिटवीन फील्ड एंड N है नॉर्मल। आप देखो किसके बीच का है, नॉर्मल टू द प्लेन, B और N के बीच का एंगल थीटा है, बिटवीन द फील्ड एंड द नॉर्मल टू द प्लेन। तो अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं भी आया तो आप मेन फार्मूला पकड़ के रखो। क्या होता है कि अगर n टर्न्स वाला कोई लूप है तो टॉर्क कितनी प्रोड्यूस होती है, आप इसको पकड़ के रखो। टॉर्क = NIBA, क्या होता है, टॉर्क = NIBA साइन थीटा। N नंबर ऑफ टर्म्स, I करंट, B फील्ड, A एरिया रेक्टेंगुलर लूप का लेंथ इनटू ब्रेथ, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द नॉर्मल टू द प्लेन। तो अगर थीटा 0 है तो टॉर्क मिनिमम है, थीटा 0 टॉर्क मिनिमम, थीटा 90 टॉर्क मैक्सिमम। मैक्सिमम टॉर्क बच्चों को याद रखना है MCQ में NIBA, साइन थीटा नहीं लगता है, जब मैक्सिमम टॉर्क निकालते हैं तो साइन थीटा नहीं लगती, NIBA हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप थोड़े से कॉन्सेप्ट अब बचे हुए हैं, आप एंड तक रहना, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट और, तो आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फिगर तो मैंने आपके ऐसे ही देखने के लिए रखा है, इसकी जरूरत डेरिवेशन के लिए नहीं है, फॉर्मूला के लिए। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में देखिए रेक्टेंगुलर कॉइल का ही सिर्फ यूज होता है। रेक्टेंगुलर कॉइल में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, देखो टॉर्क डिफ्लेक्ट्स द कॉइल, देखो टॉर्क डिफ्लेक्ट्स द कॉइल थ्रू एन एंगल अल्फा। अब जो ये एंगल अल्फा है ना, उससे कैसे रिलेटेड है, देखो आप ध्यान दो कि एंगल अल्फा से कैसे रिलेटेड है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, देख पा रहे हो, रिस्टोरिंग टॉर्क इज, ये डिफ्लेक्शन का एंगल है,
अल्फा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, जितने एंगल से कॉइल डिफ्लेक्ट होता है। तो क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अगर मैं हटा दूं तो के लगाना होगा, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने बाद के, और के को टॉर्सन कांस्टेंट कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, टॉर्सन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉर्सन कांस्टेंट है, के बोलते हैं जिसको, उसकी डेरिवेशन देखो क्या होता है। अब देखो, रिस्टोरिंग टॉर्क को आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से इक्वल करोगे, तो ये देखो के अल्फा रिस्टोरिंग टॉर्क है। देखो के अल्फा क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, और ये डिफ्लेक्टिंग, देखो ध्यान से देखो, दो टॉर्क हैं। लेफ्ट वाली क्या है, डिफ्लेक्टिंग है, और राइट वाली क्या है, के एल रिस्टोरिंग टॉर्क है, आई एम सॉरी, के अल्फा रिस्टोरिंग टॉर्क है, और एन आई बी ए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। तो उससे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो क्या मिलता है, अल्फा की वैल्यू एन बी ए अपॉन के इंटू आई। अब क्या होता है कि एन बी ए अपॉन के पूरी कांस्टेंट होती है, क्या होती है, एन बी ए अपॉन ए के पूरी क्या होती है, पूरी कांस्टेंट होती है। तो अगर कांस्टेंट को हटा दें, अगर हम कांस्टेंट को पूरी तरह हटा दें तो वैल्यू प्रोपोर्शनल बोल सकते हो कि नहीं आप। अगर हम कांस्टेंट को हटा ही दें, ये कांस्टेंट, तो क्या होता है, अल्फा प्रोपोर्शनल टू करंट बोल सकते हो। तो डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग टू द गैल्वेनोमीटर। अब क्या होता है, आप इसको पकड़ के रखो कि ये जो डेरिवेशन मेरे आए हैं, उसी डेरिवेशन से अल्फा निकला है, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई निकला है, और उसी डेरिवेशन से एक फैक्टर आता है। जब अगर हम रिवर्स कर दें, देखो ये जो हमारा कांस्टेंट आया था ना, ये देखो एक कांस्टेंट आई थी मुझे, एन बी अपन के एक कांस्टेंट आया था, उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, इसको रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करने पर क्या मिलता है बोलो, के अपॉन एन बी ए, और इसी को हम कहते हैं कैपिटल जी। ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं हम, कैपिटल जी। और ये कैपिटल जी क्या होती है, इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं या करंट रिडक्शन फैक्टर कहते हैं। अब जो है न्यूमेरिकल में जैसे उन्होंने कहा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बता दो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि क्या होता है, के तो टॉर्सन कांस्टेंट होता है। आप ध्यान रखो, के क्या होता है, टॉर्सन कांस्टेंट होता है स्प्रिंग का, और जी होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, के अपॉन एन बी ए। आपको सबकी मीनिंग, फिगर ऑफ मेरिट याद रख लो। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, जी इज इक्वल टू आई अपॉन अल्फा, मतलब पर यूनिट डिफ्लेक्शन। क्या होता है, करंट को अगर डिफ्लेक्शन से डिवाइड कर देते हो, देखो करंट को अगर आप अल्फा से डिवाइड कर देते हो, तो जो वैल्यू आती है उसको हम फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद है क्या करते हो, आप क्या करते हो, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेसिस्टेंस लगा देते हो, देखो जिसे शंट बोलते हैं। ध्यान रखो क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसे शंट बोलते हैं। तो अगर जी, हम जी को बोलें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आई जी को बोलें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आई जी बोलें हम करंट फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। अगर हम आई बोलें रेंज ऑफ एमीटर, आई माइनस आई जी क्या होता है, शंट के थ्रू। देखो आई माइनस आई जी किसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, आई माइनस आई जी देख पा रहे हो, ये शंट के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या करंट आ रहा है, देखो आई जी किसके थ्रू हो रहा है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू, और आई टोटल करंट है। तो जब ये सारी चीज़ें आप समझ में रखो और समझ कर रखो, तो आप क्या करना, जो आप ओम्स लॉ होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सम। क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, दूसरा हम शंट के लिए। तो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला जब लगाओगे आप, जब V इक्वल टू आई आर लगाओगे, तो गैल्वेनोमीटर के लिए हम आई की जगह क्या लिखेंगे, गैल्वेनोमीटर के लिए आई के लिए आई जी लिखेंगे, लेकिन हम शंट के लिए आई की जगह आई माइनस आई जी लिखेंगे। आप ध्यान से देखो, जब गैल्वेनोमीटर का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो आई की जगह आई जी लिख देंगे और रेजिस्टेंस की जगह कैपिटल जी लिखेंगे। और जब हम शंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो करंट की जगह आई माइनस आई जी लिखेंगे और रेजिस्टेंस की जगह एस लिखेंगे। फिर इससे सारे कैलकुलेशन आ जाते हैं। एस की वैल्यू आ गई, ये देखो एस की वैल्यू आ गई ये वाली पूरी, और इसी से आगे अगर हम बढ़ाएं तो आई जी का एक फॉर्मूला मिल जाता है, आपको लर्न करनी है। अगर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में टर्न करना चाहें तो हम क्या करते हैं, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और जब हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर का करंट ये आता है। देखो कैसे आया गैल्वेनोमीटर करंट, V अपॉन आर प्लस जी। V क्या होता है, आपकी वोल्टमीटर की रेंज है, V क्या है, वोल्टमीटर की पूरी रेंज है,
और R है रेसिस्टेंस और G है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला? अगर हम लिखते हैं करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इक्वल टू V अपॉन R प्लस जी वोल्टमीटर के केस में, किसके केस में बोल रहे हैं? वोल्टमीटर के केस में। तो आप V अपॉन R प्लस जी लिखते हो। R प्लस जी टोटल रेजिस्टेंस होती है, R रेसिस्टेंस होता है नॉर्मल, और कैपिटल G होती है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। और इसी से दूसरे डेरिवेशन है कि R प्लस जी का फॉर्मूला आ गया वहीं से, और वहीं से R का फॉर्मूला आ गया, ऊपर से डिराइव हो गई। तो इस फॉर्मूला के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करता हूँ। जल्दी मिलता हूँ दूसरी वीडियो के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसी चैनल पर जेई लेवल तक मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों आते हैं, और 11 12 तो आते ही आते हैं, जेई लेवल तक आती है। ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव सब के लिए। तो आपने वीडियो का एंड तक देखा, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके रख लो, शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू, सी यू सून।